करिकुलम में डिमेरिट्स क्या है, क्यों ये करिकुलम बेटा हमें चेंज करना पड़ा, क्यों ये करिकुलम हमें क्या करना पड़ा बेटा, चेंज करना पड़ा। पहला डिमेरिट बेटा, इट इज नैरोली कंसीव्ड, इट इज नैरोली कंसीव्ड, इट इज नैरोली कंसीव्ड। इसका मतलब क्या है, इट इज नैरोली कंसीव्ड। हम कहते हैं बेटा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम खाली आपको वो नॉलेज देता है जो टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, बाकी जितने भी लाइफ के स्किल्स हैं उसके मुतालिक वो आपको कोई नॉलेज नहीं देता। ये इसकी नॉलेज लिमिट है टू द टेक्स्ट बुक ओनली। जितना आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ते हो उतनी ही आपको वो नॉलेज देता है, मगर प्रैक्टिकल स्किल, लाइफ के स्किल्स, इनके मुतालिक आपको कोई नॉलेज नहीं देता है। हाउ यू कैन लिव योर लाइफ, उसके मुतालिक कुछ नहीं बताता। इसीलिए हम कहते हैं इट इज नैरोली कंसीव्ड, इट इज नैरोली कंसीव्ड। आप याद कीजिए बेटा, जब आपने पिछले साल पढ़ा नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, वहां आपने बोला नैरो मीनिंग का मतलब क्या है, एजुकेशन इज लिमिटेड टू 4 वॉल्स ऑफ क्लासरूम। ब्रॉडर मीनिंग का मतलब क्या है, लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ। सेम इज द केस विद दैट। ठीक है बेटा, ये करिकुलम नैरोली कंसीव्ड है, ये आपको खाली इतना बताता है आपको क्या पढ़ना है या जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वही, मगर लाइफ के स्किल्स ये आपको नहीं सिखाता है। दूसरा बेटा, इट इज बुकिश एंड मैकेनिकल। ये क्या है बेटा, बुकिश एंड मैकेनिकल। इट इज बुकिश एंड मैकेनिकल। ये आपको खाली किस चीज की नॉलेज देता है, बुक्स की। किस चीज की बेटा, बुक्स की। जितना आपके बुक में लिख के है उतना ही आपको पढ़ना है, मतलब ये आपको किताबी कीड़ा बनाता है। स्टिक टू द टेक्स्ट बुक। ये आपको क्या रखता है बेटा, स्टिक टू द टेक्स्ट बुक। आपको लगता है सारी नॉलेज इतनी ही है जितनी बेटा कहां पे है, टेक्स्ट बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर। आपने बेटा फिलॉसफी पढ़ी होगी, रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, मतलब वो नॉलेज जो खाली आप लॉजिक से और रीजन से देखते हो उसको हम बोलते हैं रैशनलिज्म। लॉजिक और रीजन आप कहां देखते हो बेटा, अपनी टेक्स्ट बुक्स में। जब तक मैथ का आंसर सही नहीं आता है आप कहते हो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है, आप 4 मेथड्स, 5 मेथड, 6 मेथड्स उस पे अप्लाई करते हो। किसके लिए बेटा, करेक्ट आंसर लाने के लिए, करेक्ट आंसर लाने के लिए आप मेथड चेंज करके, जब तक आपका आंसर क्या नहीं आता है बेटा, करेक्ट। मगर हम कहते हैं बेटा देयर इज अनदर टाइप ऑफ नॉलेज व्हिच इज कॉल्ड एम्पिरिसिज्म, द नॉलेज व्हिच इज गेन्ड थ्रू आवर एक्सपीरियंस बाय द यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड एम्पिरिसिज्म। ये आपको एम्पिरिसिज्म का कांसेप्ट ही नहीं देता है। वो नॉलेज जो आप बेटा कहां से सीखते हो, एक्सपीरियंस से। सारी टेक्स्ट बुक्स की नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस भी कुछ नॉलेज है। आप देखो हमारे पेरेंट जिन्होंने पढ़ा नहीं होता है, जो अनपढ़ होते हैं, कभी कभार हमारी एजुकेशन प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन देते हैं हम हैरान हो जाते हैं। अगर मेरी मम्मा ने नहीं पढ़ा है, पापा ने नहीं पढ़ा है, इनको कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है बेटा, तो हम ये आपको खाली क्या बनाती है, बुकिश एंड मैकेनिकल। ठीक है बेटा, उसके बाद तीसरी चीज यूनिफॉर्म एंड रिजिड। यूनिफॉर्म एंड रिजिड, सेम टेक्स्ट बुक्स, सेम टेक्स्ट बुक्स। हम कहते हैं यूनिफॉर्म जो कभी चेंज नहीं होगा, एंड रिजिड। साइंस में 20 चैप्टर्स, हिस्ट्री में 20 चैप्टर्स, पॉलिटिकल साइंस में 20 चैप्टर्स, कितना लर्न करेंगे। आपको पहले ही डर लगता है, अभी आपने लर्न नहीं किया होता है, सिलेबस देख के ही आपको डर लगता है। पॉलिटिकल साइंस के लिए 3 गाइड्स लाने, इंग्लिश के लिए 4 गाइड्स लाने, साइकोलॉजी के लिए 2 गाइड्स लाने। अभी बेटा आपके दिमाग में खाली क्या बैठता है, डर। अभी आपने पढ़ा नहीं है, मगर जब आप यूनिफॉर्म एंड रिजिड देखते, मतलब ऐसा करिकुलम जो कभी चेंज नहीं हुआ, ऐसा करिकुलम जो यूनिफॉर्म, सारी टेक्स्ट, सारा सिलेबस। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म एंड रिजिड। इसी तरह बेटा
heavy and overloaded. Heavy and overloaded. बेटा किस किस को याद है हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी टेक्स्ट बुक्स जो हम बैग में रखते हैं उनका वजन कितना होना चाहिए, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चों को 8-8, 9-9, 10-10 किताबें थी, उसके बाद कॉपीज, आप देखो वो अपना बैग उठा ही नहीं पाते थे, ठीक है बेटा, बिकॉज ऑफ हेवी एंड ओवरलोडेड कैरिकुलम। ठीक है बेटा, आप देखो कितनी कॉपीज उनको बनानी पड़ती थी, आप देखो कितनी ज्यादा टेक्स्ट बुक्स उनको होती थी। और बेटा उसके बाद हाई कोर्ट में ये केस चला गया जहां पे फिर उन्होंने डिसीजन दिया, स्कूल्स को इंस्ट्रक्ट किया गया, आप टाइम टेबल सेट कीजिए, 4 कॉपियां 4 बुक्स आप इनको रखिए, या टाइम टेबल को इस तरह से सेट कीजिए, कैरिकुलम को इस तरह से सेट कीजिए कि बच्चे पे भी क्या नहीं हो, हेवी एंड ओवरलोडेड। ठीक है बेटा, ये कैरिकुलम क्या था, हेवी एंड ओवरलोडेड। उसके बाद बेटा सबसे खतरनाक, डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशंस, डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशंस। अभी भी आप में से जो भी बच्चा प्राइवेट हायर सेकेंडरी में पढ़ता है, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी की बात नहीं करता हूं, जिस तरह बाकी बच्चों को यूनिट 1, यूनिट 2, टर्म 1, U3, T2 एग्जामिनेशन, और उसके बगैर सेमेस्टर, इन चीजों के बगैर फिर क्लास एग्जामिनेशन अलग जो टीचर रखती है, डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशन। हम बच्चों को किताबी कीड़ा बनाते हैं। हमारा मकसद यहां क्या होता है, डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशन का यहां मकसद क्या होता है, रूट मेमोराइजेशन, रूट लर्निंग, खाली गोटाफिकेशन, खाली बच्चे को गोटा लर्न कराना, रूट लर्निंग, रूट मेमोराइजेशन। इसी में बेटा मतलब ये जो डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशन, ये कैरिकुलम क्या करता है बेटा, रूट लर्निंग, रूट मेमोराइजेशन। दैट इज व्हाई इस कैरिकुलम में हम क्या देखते हैं, ओनली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ओनली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसको हम बेटा बोलते हैं एम्फेसिस ऑन मेमोरी, एम्फेसिस ऑन मेमोरी। ये खाली आपकी मेमोरी इंक्रीज करता है, कैसे, गोटा याद कर करके। ठीक है बेटा, एम्फेसिस ऑन मेमोरी, खाली बेटा क्या, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। हमने बेटा बात की थी स्पाइस की, हमने बात की थी ऑलराउंड डेवलपमेंट की, यहां आप खाली एक डेवलपमेंट देखते हो, एम्फेसिस ऑन मेमोरी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बस, बाकी यहां कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, बाकी 4 डेवलपमेंट्स यहां लैक है। ठीक है, उसके बाद हम बेटा कहते हैं अनसाइकोलॉजिकल, अनसाइकोलॉजिकल, अनसाइकोलॉजिकल का यहां मतलब क्या है, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स, इंटरेस्ट्स एंड एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन। ये बच्चों के नीड के हिसाब से नहीं, इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, और एबिलिटी के हिसाब से नहीं सेट किया गया है। ये जो कैरिकुलम है इसको बेटा बच्चों के नीड के हिसाब से, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से सेट नहीं किया गया है। ठीक है बेटा, दैट इज व्हाई हम कहते हैं दिस कैरिकुलम इज अनसाइकोलॉजिकल। ये क्या है बेटा, अनसाइकोलॉजिकल कैरिकुलम। और बेटा हम कहते हैं अनप्रोग्रेसिव, अनप्रोग्रेसिव, इस कैरिकुलम से हमें प्रोग्रेस ही नहीं मिली। अब आप बताओगे सर क्यों नहीं प्रोग्रेस मिली, बेटा याद कीजिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, पिछले साल का एक चैप्टर। क्यों बेटा हम मैक्सिमम वेस्टेज एंड स्टिग्नेशन देखते हैं, क्यों बेटा, अगर गवर्नमेंट ने कहा था 8th स्टैंडर्ड तक किसी को फेल मत करो, अगर उसकी परफॉर्मेंस वीक है उसको फेल ही मत करो, और बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करो एजुकेशन। यहां प्राइवेट स्कूल में नर्सरी के बच्चे को भी फेल किया जाता है, 3rd क्लास के बच्चे को भी फेल किया जाता है। उसको जब बेटा डोमिनेट किया जाता है एग्जामिनेशन से, आपका बच्चा यूनिट 1 में फेल हो गया, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, छोटा बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ता है, नॉटीनेस से, अभी उसने अंडरस्टैंड नहीं किया है एजुकेशन क्या है। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं जब हमने उसको ये कैरिकुलम प्रोवाइड किया, वो फेल नहीं होगा तो क्या होगा, इसीलिए बेटा हम कहते हैं अनप्रोग्रेसिव। इस कैरिकुलम की कोई प्रोग्रेस नहीं है, इस कैरिकुलम की कोई प्रोग्रेस नहीं है।
और बेटा हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट नेग्लेक्ट्स कल्चरल हेरिटेज। कल्चर के मुतालिक कोई नॉलेज आपको नहीं देगा। इट नेग्लेक्ट्स कल्चरल हेरिटेज। आपने पिछले साल एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ा लेसन, वहां बेटा आपने देखा हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन था बेटा फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट इंडिया का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज ट्रांसमिशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। ठीक है बेटा, एजुकेशन का मेन मकसद क्या है? ट्रांसमिशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। यहां आप देखिए, इट नेग्लेक्ट्स कल्चरल हेरिटेज। कल्चर के मुतालिक कोई नॉलेज नहीं, कल्चर के मुतालिक कोई नॉलेज नहीं। आप देखिए बेटा, हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन, आने वाली जनरेशन, अभी हमें मालूम नहीं है व्हाट इज द प्योर कल्चर ऑफ आवर कश्मीर, बिकॉज एट दैट टाइम देयर इज अ कल्चरल क्लैश, देयर इज अ हाइब्रिड कल्चर, देयर इज अ मिक्स्ड कल्चर। हमें भी अभी मालूम नहीं है हमारे कश्मीर का रियल कल्चर क्या था। क्यों बेटा? इट इज द मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स, आधा यूरोपियन, आधा अमेरिकन, आधा फ्रेंच। जिस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आधा आधा अदर कंट्री से आया, उसी तरह हमने अपने कल्चर को भी किया। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं इसने ये नेग्लेक्ट करता है कल्चरल हेरिटेज को। उसके बाद हम बेटा कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। हमने पहले ही कहा था दोनों चीजें जरूरी करिकुलम के अंदर। हमने पहले ही कहा था तीन चीजें आती है, करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्कूल एनवायरनमेंट। यहां को करिकुलर एक्टिविटीज का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है बेटा, इन्होंने को करिकुलर एक्टिविटीज को टोटली नेग्लेक्ट किया है, टोटली इन्होंने इसको नेग्लेक्ट किया है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं लास्ट पॉइंट, इट नेग्लेक्ट्स moral and vocational education. It neglects moral and vocational education. ये सारी चीजें इन्होंने नेग्लेक्ट की है। इसके अंदर मॉरल एजुकेशन के रिलेटेड कोई चीज इन्होंने इंक्लूड नहीं की है। इसी तरह बेटा वोकेशनल एजुकेशन का कोई भी कंसेप्ट इन्होंने नहीं रखा है। These are the defects in subject centered curriculum or existing curriculum or traditional curriculum. ठीक है बेटा, एग्जिस्टिंग कैरिकुलम भी इसी को बोलते हैं, याद रखना बेटा। क्वेश्चन आपको कभी कभी एग्जामिनर ट्रेडिशनल कैरिकुलम भी इसी को बोलते हैं। इस कैरिकुलम के तीन नाम हैं। अब देखिए बेटा, हमारा एक क्वेश्चन है, हाउ वी कैन रिफॉर्म द एग्जिस्टिंग कैरिकुलम। हम एग्जिस्टिंग कैरिकुलम में रिफॉर्म कैसे करेंगे, इसको रिफॉर्मेशन कैसे लाएंगे? हम कहते हैं बेटा, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, पहला एजुकेशन कमीशन कौन सा बना? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसके मुतालिक हमने ऑलरेडी इस लेसन में डिस्कस किया जब हमने सेकेंडरी एजुकेशन की डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरा एजुकेशन कमीशन कौन सा बना आफ्टर इंडिपेंडेंस? उसको हम बेटा कहते हैं कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन, या बेटा इसका और एक नाम है नेशनल एजुकेशन कमीशन। नेशनल एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966। नेशनल एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन 29 जून 1964 को ये अपॉइंट होता है। ये कमीशन अपॉइंट होता है 29 जून 1964। ये कमीशन अपॉइंट होता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी। अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी। किसके लिए ये अपॉइंट होता है? रिगार्डिंग रिफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन, रिगार्डिंग द
रिफॉर्मेशन इन एजुकेशन एट नेशनल लेवल, एजुकेशन एट नेशनल लेवल, एजुकेशन के अंदर रिफॉर्मेशन करने के लिए, वो भी कहां पे बेटा, नेशनल लेवल पे। हाँ आइए बेटा, सॉरी बेटा, जुलाई 1964 में अपॉइंट हुआ, मैंने गलत लिखा है, और यहां इसने रिपोर्ट सबमिट की, रिपोर्ट सबमिटेड। हम कहते हैं बेटा ये कमीशन अपॉइंट हुआ है जुलाई 1964 के अंदर, ठीक है बेटा, ये कमीशन अपॉइंट हुआ है जुलाई 1964, और बेटा ये कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है 29 जून 1966, ठीक है बेटा, जुलाई 1964 ये कमीशन अपॉइंट होता है, appointed, the commission is appointed on जुलाई 1964, और बेटा ये कमीशन रिपोर्ट कब सबमिट करता है, 29 जून 1966। मकसद क्या होता है बेटा, रिफॉर्मेशन इन एजुकेशन एट नेशनल लेवल, और बेटा यही एग्जिस्टिंग करिकुलम में रिफॉर्म करता है, जो हमारा एग्जिस्टिंग करिकुलम या सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, इसके अंदर रिफॉर्मेशन यही लाता है, रिफॉर्मेशन इसके अंदर यही लाता है, एग्जिस्टिंग करिकुलम को यही रिफॉर्म करता है। कोठारी कमीशन, ठीक है बेटा, दौलत सिंह कोठारी 1964 टू 1966 अपॉइंट होता है जुलाई 1964, और बेटा अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है 29 जून 1966, जिसमें ये कहता है हम नेशनल लेवल पे कैसे एजुकेशन को रिफॉर्म करेंगे। अब बेटा देखिए, रिगार्डिंग करिकुलम रिफॉर्मेशन, इस कमीशन ने हमें क्या बताया, पहली चीज अपग्रेडिंग द करिकुलम, अपग्रेडिंग द करिकुलम, अपग्रेडिंग द करिकुलम, करिकुलम को अपग्रेड किया जाए। कब इन्होंने बेटा बताया है, 1966 के अंदर करिकुलम को क्या किया जाए, अपग्रेड किया जाए, और ये जो हम अपग्रेड करेंगे इसको कौन अपग्रेड बेटा करेगा, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट अपग्रेड कौन कौन कर सकता है इसको। पहला इन्होंने क्या क्या बोला इसके लिए, एक तो यूनिवर्सिटी, ठीक है बेटा, एक तो बेटा यूनिवर्सिटी, दूसरा बेटा कौन करिकुलम को अपग्रेड कर सकता है अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एक तो बेटा यूनिवर्सिटी। बेटा प्रेजेंटली यहां कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड इस्लामिक यूनिवर्सिटी, ठीक है बेटा, तो 3 यूनिवर्सिटीज के मेंबर्स आएंगे और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से मेंबर्स आएंगे, और बेटा कौन ऐसा है जो ये काम कर सकता है, इनके बगैर कौन ऐसा है जो ये काम कर सकता है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड बोर्ड ऑफ सुपर एजुकेशन, SIEDIET डाइट एंड JK बोर्ड्स। तो पहला मशवरा कोठारी कमीशन देता है रिगार्डिंग द रिफॉर्मेशन इन करिकुलम, क्या, अपग्रेडिंग द करिकुलम को अपग्रेड करना है, मगर अपग्रेड कौन करेगा, एक तो यूनिवर्सिटी से मेंबर्स आएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से मेंबर्स आएंगे, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, JK बोर्ड, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन, यहां से मेंबर्स को आना है और करिकुलम को क्या करना है, अपग्रेड करना है, चेंज करना है। दूसरा पॉइंट बेटा, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, जितने भी टीचर्स इन सर्विस है उनके लिए हमें क्या देनी है, ट्रेनिंग।
ताकि वो नए करिकुलम के साथ आपको पढ़ा सके। अगर उन्होंने अपने टाइम पे नया करिकुलम नहीं अंडरस्टैंड किया है, अगर उन्होंने अपने टाइम पे नए करिकुलम की टेक्निक्स नहीं पढ़ी है, इनको आप ट्रेनिंग दे दो, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। ऐसे टीचर्स जो सर्विस में है, ऐसे टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, उनके लिए भी ट्रेनिंग अरेंज करो ताकि वो नए करिकुलम के साथ आपको पढ़ाए। ठीक है। तीसरा चीज, फ्रीडम टू डिवाइस न्यू करिकुलम, फ्रीडम टू डिवाइस न्यू करिकुलम। और बेटा फ्रीडम मिलनी चाहिए, किसकी फ्रीडम मिलनी चाहिए? टू डिवाइस न्यू करिकुलम। बेटा याद कीजिए, हमने कहा दो एजेंसीज प्रेजेंटली करिकुलम को कंट्रोल करती है, एनसीएफ एंड एनसीईआरटी। याद कीजिए, लेक्चर नंबर 2 कीजिए याद। एक तो हमने कहा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, दूसरा बेटा हमने कहा एनसीईआरटी। ठीक है बेटा, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, जब मैंने आपको बोला रिसेंटली करिकुलम कब चेंज हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जब उसने असेंबली को रिपोर्ट दी। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं, ये क्या कहते हैं, उनको बोलो हमें परमिशन दी जाए, किसके लिए? फ्रीडम टू डिवाइस न्यू करिकुलम, फ्रीडम हमें मिले नया करिकुलम बनाने के लिए। और बेटा प्लान फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम, प्लान फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम को डाइवर्सिफाई करना, जहां जहां डाइवर्सिटी हमें लगे वहां वहां नया करिकुलम। मिसाल के तौर पर आर्ट्स के लिए अलग करिकुलम, मेडिकल के लिए अलग करिकुलम, नॉन मेडिकल के लिए अलग करिकुलम, कॉमर्स के लिए अलग करिकुलम। क्योंकि बेटा देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, हम सेम करिकुलम बनाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के लिए, आर्ट्स के लिए अलग, कॉमर्स के लिए अलग, मेडिकल के लिए अलग, नॉन मेडिकल के लिए अलग। ठीक है बेटा, इसीलिए प्लान फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम ये बेटा होना चाहिए। इसी तरह एम्फेसिस ऑन साइंस एजुकेशन, बस बेटा ये हम खत्म करेंगे तो बस, एम्फेसिस ऑन साइंस एजुकेशन। किस पे बेटा एम्फेसिस करनी है? साइंस एजुकेशन। हमें बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन देनी है ताकि वो कंप्लीट कर सके। आप देखिए बेटा, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होती, पिछले 3 साल से आप ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हो, जूम क्लासेस, वॉइस क्लासेस, गूगल मीट क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस। ठीक है बेटा, या आपके टीचर्स आपका एग्जाम लेते हैं गूगल फॉरम पे, जो ना स्कूल में आपका असेसमेंट होता है बेटा। तो आप देखिए ये किस में बेटा, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या आई बेटा, एडवांसमेंट आई। उसके बाद बेटा एम्फेसिस ऑन मैथमेटिक्स, साइंस एजुकेशन एंड मैथमेटिक्स, एम्फेसिस ऑन साइंस एजुकेशन एंड मैथमेटिक्स। Inculcation of moral, physical, बस 2 पॉइंट से, एंड वोकेशनल एजुकेशन। बस बेटा चुप कीजिए, वोकेशनल एजुकेशन। हमें करिकुलम के अंदर क्या क्या बेटा इंक्लूड करना है? मॉरल, फिजिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तीनों चीजें हमें करिकुलम के अंदर लानी है, मॉरल एजुकेशन भी, फिजिकल एजुकेशन भी और वोकेशनल एजुकेशन भी। इन तीनों चीजों को करिकुलम में इंक्लूड करना है, तब जाके हमारा करिकुलम क्या होगा बेटा, चेंज होगा। उसके बाद बेटा 7th पॉइंट, बस 2 पॉइंट्स और है, वरना कल फिर से यही लेक्चर दोहराना है। हम कहते हैं बेटा बस 2 पॉइंट्स थे, एम्फेसिस ऑन सोशल साइंस एजुकेशन, एम्फेसिस ऑन सोशल साइंस एजुकेशन, सोशल साइंस एजुकेशन। हमें बेटा सोशल साइंस एजुकेशन भी इंक्लूड करनी है ताकि बच्चे सोशल सर्विस में पार्ट ले सके, ताकि बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज डेवलप हो जाए। एम्फेसिस ऑन सोशल साइंस एजुकेशन एंड
inculcation of moral, physical and vocational education. Adoption of three language formula. Adoption of three language formula. शिफा चुप करो दिया. मैंने कुछ नहीं किया. Three language formula. Adoption of three language formula. मतलब बेटा हम हिंदी, मदर टंग एंड इंग्लिश. थ्री लैंग्वेज का यहां मतलब क्या है? हिंदी, मदर टंग एंड इंग्लिश. हिंदी, मदर टंग एंड इंग्लिश. हिंदी, मदर टंग एंड इंग्लिश, ये हमें इंक्लूड करनी. लास्ट पॉइंट बस. Inculcation of cultural, informal education. बस. तो बेटा हम कहते हैं हमें क्या करना है? इनकल्केशन ऑफ कल्चरल, इनफॉर्मल एजुकेशन. और एक पॉइंट